30 माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में हिस्सा लेकर के अपने अनुभव का, अपने ज्ञान का देश को लाभ पहुंचाया। श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, श्री अरुण जेटली जी, श्री गुलाम नबी आज़ाद जी, डॉक्टर विजयलक्ष्मी जी, प्रमोद तिवारी जी, श्रीमती रजनी जी, श्री अनिल देसाई, श्री शरद यादव जी, श्री डेरेक जी, श्री प्रफुल्ल पटेल, सरदार सुखदेव सिंह, सीताराम जी, डी राजा जी, के केशव राव जी, कई सारे नाम हैं। सभी महानुभावों ने सदन को और देश को लाभान्वित किया। आदरणीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में एक बात जो कही गई थी, जिसका इतना सकारात्मक प्रभाव इतना तुरंत होगा, ये बात हम सबको प्रसन्न करती है। राष्ट्रपति जी ने कहा था कि सदन चलना चाहिए, सदन में संवाद होना चाहिए, और हम सभी सदस्यों ने राष्ट्रपति जी की बात को शिरोधार्य माना और सदन को बहुत ही सुचारू रूप से सबने मिलाकर के चलाया। और इसके लिए मैं विशेष रूप से विपक्ष के सभी बंधुओं का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया और राष्ट्रपति जी के भाषण का ये जो असर है, ये मैं समझता हूँ अपने आप में गौरव देने वाला है। मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद करने के लिए खड़ा हुआ हूँ, लेकिन साथ साथ मैं सदन के माननीय सदस्यों से भी इस बात से आग्रह करना चाहूँगा। एक तो खुशी की बात है कि सदन में सभी सदस्य सक्रिय हैं, अपने अपने विचारों के लिए आग्रही हैं। करीब 300 के करीब अमेंडमेंट्स आए हैं और हर अमेंडमेंट का अपना महत्व भी है, लेकिन मैं सबसे आग्रह करूंगा कि हम राष्ट्रपति जी के विजडम पर भरोसा करते हुए समय की सीमा में जितने विषय आ सके, नहीं आए उसका मतलब ये नहीं वो महत्व के नहीं है। और इसलिए राष्ट्रपति पद की गरिमा और उनके विजडम पर भरोसा करते हुए मैं सभी आदरणीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे अपने संशोधन को वापस करके राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को सर्वसम्मति से धन्यवाद प्रस्ताव हम पारित करें तो एक अच्छी परंपरा जारी रहेगी। हम सब ने देखा होगा कि कल रात को 12 बजे तक लोकसभा का सत्र चला। 2 दिन पूर्व यह सदन भी देर शाम तक बैठा था। आमतौर पर इतने घंटे काम करने के बाद थकान महसूस हो, लेकिन मैं उल्टा अनुभव कर रहा था। जिन जिन सदस्यों से मेरा मिलना हुआ, बात करने का मौका मिला, देर रात बैठने के बाद भी वो अत्यंत प्रसन्न थे, अत्यंत संतुष्ट थे, अत्यंत आनंदित थे, क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद अपने पास जो कुछ भी कहने की बातें थी, अपने क्षेत्र की बातें थी, समस्याएं थी, उसको इस पवित्र फोरम में वो जी भर करके कह पाए। ये अवसर उनको मिला है, उनके चेहरे की जो प्रसन्नता है, ये सदन चलने के कारण संभव हुआ है। और इसलिए वरना पिछली बार सदन में जैसे क्वेश्चन आवर
मैं मानता हूं क्वेश्चन आवर अपने आप में एक सदस्यों की अपनी संपत्ति है और राष्ट्र के महत्वपूर्ण इश्यूज पर सरकार को कटघरे में खड़ा रखना, एग्जीक्यूटिव्स को अकाउंटेबल बनाना, उनके लिए सवालिया निशान खड़ा करना, मंत्रियों को भी हर प्रकार से सज्ज रखने के लिए अगर सबसे ताकतवर को जगह है तो क्वेश्चनेबल है। लेकिन हमने देखा कि पिछली बार सदन न चलने के कारण स्टार क्वेश्चन 269 थे, लेकिन सिर्फ 7 को अवसर मिला और करीब 42 घंटे हमारा इस हल्ला बोल के अंदर आहूत हो गया। उसके पूर्व के सत्र में करीब 270 इन्हीं सदस्यों के द्वारा पूछे गए स्टार क्वेश्चन थे। सिर्फ 6 चर्चा में आए। करीब करीब हमारे 72 घंटे इस माहौल के अंदर आहूत हो गए। इस बार हमारे विजडम ने, हमारे अनुभव ने, हमारी जिम्मेवारियों ने हमें बचा लिया और माननीय सदस्यों के सवालों के जवाब देने के लिए मंत्रियों को देर रात तक तैयारियां करनी पड़ रही है। एग्जीक्यूटिव्स को भी हिसाब देने के लिए सज्ज रहना पड़ रहा है और यही लोकतंत्र की ताकत है। और इस ताकत को मैं समझता हूं कि हम जितना तवज्जो दें उतना कम है। एक बात जरूर है, मृत्यु को एक वरदान है। अब मृत्यु का ऐसा वरदान है कि मृत्यु कभी बदनाम नहीं होता, कभी मृत्यु पर आरोप नहीं लगते। कोई मरे तो एक कैंसर से मरा है, आरोप कैंसर पे जाता है। कोई मरे तो एक अकस्मात मरा है तो अकस्मात पर आरोप जाता है, मृत्यु पर नहीं जाता। बड़ी आयु में मरे तो वो उम्र के कारण मरे हैं, मृत्यु को कभी दोष नहीं लगता, मृत्यु कभी बदनाम नहीं होता। लेट होता है। कभी कभी लगता है कांग्रेस को ऐसा कोई वरदान है। वरदान इस अर्थ में है कि अगर हम कांग्रेस की आलोचना करें तो आपने मीडिया में देखा होगा, विपक्ष पे हमला, विपक्ष पे आरोप, कभी ये नहीं आता है कि कांग्रेस पे हमला, कांग्रेस पे आरोप। हम अगर शरद जी के खिलाफ कुछ कहें, मायावती जी के खिलाफ कुछ कहें तो अखबार में आएगा, टीवी में आएगा कि बीएसपी पर हमला, जेडीयू पर हमला, शरद जी पर हमला, मायावती जी पर। लेकिन कांग्रेस एक ऐसी है, जब भी हमला हो तो विपक्ष पर हमला। कभी कांग्रेस को बदनामी नहीं मिलती है। अब ये अपने आप में एक बड़ा गजब का विज्ञान है जी। तो ये अब वो तो यही हमारे सारे साथी सोचेंगे कि ऐसा कैसे होगा। यहाँ पर हमारे विपक्ष के नेता ने चर्चा प्रारंभ की थी, तब मैं यहाँ उपस्थित था। हमारे नड्डा जी ने सी चेंज कहा तो हमारे गुलाम नबी जी ने थोड़ा माहौल हल्का करने का इरादा होगा, उनका कोई इरादा गलत नहीं होगा, लेकिन चेन्नई का उदाहरण दे दिया। वो एक संकट था, मानवीय दृष्टि से वो दर्दनाक घटना थी। उसको इस सी चेंज के जोड़ करके मजाक करने से उनकी पीड़ा में हम थोड़ा, तो वो मैं समझता हूँ अच्छा नहीं।
यहाँ एक विषय ये भी आया, यहाँ एक विषय ये भी आया कि राजस्थान और हरियाणा में जो उन्होंने चुनाव में कुछ नियम बनाए हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दी है, लेकिन हमारी डेमोक्रेसी में क्वालिटेटिव चेंज लाने का एक जो प्रयास है उसको कुछ राजनीतिक रंग देने का प्रयास चल रहा है। मतभेद हो सकता है, लेकिन मैं चाहूंगा कि जो लोग इतने बड़े प्रखरता के साथ ये कहते हैं कि जो अशिक्षित रहे उनका क्या, मैं खास करके गुलाम नबी साहब से और उनके साथियों से आग्रह करूंगा कि जो 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, कम से कम 30% लोगों को, अनपढ़ लोगों को टिकट दे, बिल्कुल अनपढ़ लोग। तो जो वो कह रहे हैं उसमें उनका क्या कमिटमेंट वो पता चलेगा। अनपढ़ की इतनी चिंता है, होनी भी चाहिए। लेकिन मेरा एक अनुभव शेयर करता हूँ। मैं गुजरात में जब था तो हर वर्ष जून महीने में 13, 14, 15 जून कन्या शिक्षा को लेकर के बेटियों को बढ़ाने के लिए गुजरात में एक कैंपेन चलाता था। बैठ जाइए प्लीज, प्लीज सिट डाउन। कैंपेन चलाता था और प्लीज सिट डाउन। गुजरात में जून महीने में 40-45 डिग्री टेम्परेचर रहता है। पूरी सरकार गांव जाती थी, मैं खुद जाता था, 3-3 दिन गांव में रहता था और बेटियों को पढ़ाओ इसके लिए कैंपेन चलाता था। स्कूल 15 जून से शुरू होते थे तो उसके पहले एडमिशन के लिए लगते थे। वहाँ मैं मातृ सम्मेलन भी करता था। एक गांव में मैं गया, मैंने ऐसे ही उनको पूछा, जरा बताइए भाई आप में से अनपढ़ कितने हैं? तो कोई 40 साल, 45 साल, 50 साल की महिलाओं ने हाथ ऊपर किया। हम पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन 5-6 महिलाएं ऐसी थी जिनकी उम्र 80-85 थी। मैंने पूछा आप पढ़े लिखे हैं? तो बोले हाँ, ये हमारी बहू अनपढ़ है, हम पढ़े लिखे हैं। मैंने कहा कैसे? तो बोले हम जो हैं वो गायकवाड़ स्टेट के नागरिक थे, आज़ादी के पहले की बात। और गायकवाड़ स्टेट में नियम था कि अगर बेटी को नहीं पढ़ाते हैं तो 1 रुपया दंड होता था। और बोले इसके कारण हम पढ़े लिखे हैं, लेकिन बाद में देश में स्वतंत्रता आई, सरकारें बदल गई, तो बहू हमारी अनपढ़ है। तो ये जो अनपढ़ का कारण है वो आज़ादी के बाद जो हमारी कमियां रही है उससे, और इसलिए हमने चिंता शिक्षा की करने की जरूरत है ताकि ये जो कठिनाई है उस कठिनाइयों से हम बाहर आ सकते हैं। राष्ट्रपति जी ने कहा है कि सदन प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज डोंट इंटरप्ट। पहले आकाशवाणी में प्लीज आकाशवाणी रेडियो पर प्लीज आकाशवाणी रेडियो पर एक कार्यक्रम चलता था और गुजराती में जो शब्द था, मैं मुझे मालूम नहीं हिंदी में वही शब्द है क्या, बिसराते सुर, यानी जो भूले बिसरे गीत हैं उनका कार्यक्रम आखिरी उसका नाम ही था भूले बिसरे। तो अब कुछ लोगों का ये टेन्योर पूरा हो रहा है तो स्वाभाविक है कि आखिर में कुछ तो ये भूले बिसरे सुर आखिर में सुनाई तो देने चाहिए। सभापति जी, एक प्रकार से ये
अपर हाउस हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है महाजन ये न गतः पंथा, जहाँ महापुरुष चलते हैं लोग उसका पीछे चलते हैं। इस सदन में महाजन बैठे हैं। इस सदन से जो होगा, जिस प्रकार से होगा, उसका असर लोकसभा में होगा, उसका असर असेंबली में होगा, कई कई कॉरपोरेशन सिटी में भी हो रहा है। और इसलिए हम ऐसा कैसा करें ताकि नीचे तक वो माहौल बने जो लोकतंत्र को पुष्ट करे। देश कहीं हमारे बिल पारित हो इसका इंतजार कर रहा है। जीएसटी की चर्चा हो रही है, बाकी बिल की मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में अब जो जनप्रतिनिधि चुन करके आए हैं उन्होंने तो उसको स्वीकार कर लिया है, लेकिन राज्यों के जो प्रतिनिधि हैं वहाँ अब ये जगह ऐसी है जो अपर हाउस हमारा एक चैम्बर ऑफ आइडियाज है। यहाँ से देश को मार्गदर्शन मिले, दिशा मिले, और इसलिए दोनों सदनों के बीच तालमेल होना बहुत जरूरी है। दोनों सदन वस्तुतः उसी स्ट्रक्चर के भाग हैं और सहयोग एवं सामंजस्य की भावना की किसी भी कमी से कठिनाइयां बढ़ेगी और हमारे संविधान के उचित रूप से कार्य करने में बाधा खड़ी होगी। ये चिंता पंडित जवाहरलाल जी नेहरू ने जताई थी। मैं आशा करता हूं कि हम पंडित जी की चिंता को महत्व दें और हम कोशिश करें कि हमारे यहाँ इन सारे जो पेंडिंग बिल हैं, इस बार सदन चल रहा है, एक अच्छे माहौल में चल रहा है, तो हम इन चीज़ों को अगर पारित करें तो देश को गति देने में ये महाजनों का ग्रोह है, वरिष्ठों का ग्रह है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। इसलिए मैं आग्रहपूर्वक प्रार्थना करता हूं सभी माननीय सदस्यों से कि लोकसभा में जो बिल पारित हुए हैं उनको हो सके उतना जल्दी पारित करके हम देश को गति देने में अपनी भूमिका अदा करें। इस सरकार में राष्ट्रपति के अभिभाषण में कुछ बातें आई हैं। ये तो सही है कि देश आज़ाद हुआ है, सरकारें बनी हैं, लंबे अरसे तक सत्ता भोगने का अवसर मिला है, सत्ता में रहने का अवसर मिला है, कुछ काम करने का अवसर मिला है, और कुछ समय पहले से थोड़ा बदलाव भी शुरू हुआ है धीरे धीरे। इस समय हम लोगों को मौका मिला है और ऐसा तो नहीं है कि कोई काम करना नहीं चाहता होगा, हर कोई चाहते होंगे, लेकिन कभी कभार सवाल ये होता है कि हम इतना बड़ा देश, इसकी आवश्यकताओं की पूर्ति को होती है, चलती है, इस प्रकार से करेंगे तो हम बहुत पिछड़ जाएंगे। हमें इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट से हट करके एक क्वांटम जंप की ओर जाना बहुत ज़रूरी है, और इसलिए शक्ति भी ज़रा ज़्यादा लगानी पड़ती है और शक्ति जोड़नी भी पड़ती है। तो उसकी दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। हमने एक बल दिया है गुड गवर्नेंस पर, और जब मैं गुड गवर्नेंस की बात करता हूं, सुशासन की बात करता हूं, तो उसकी पहली शर्त होती है ट्रांसपेरेंसी। हम भाई बड़ी भली भांति जानते हैं कि इसके पूर्व, हमारे आने से पहले देश और दुनिया में सही और गलत इसका विवाद हो सकता है, लेकिन ये माहौल बना हुआ था, विश्वास टूट चुका था, आशंका के दायरे में हम दबे हुए थे और सब दूर भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, इन चीजों ने हिंदुस्तान के मन को जकड़ दिया था।
दुनिया में भी इसके कारण भारत की छवि को गहरा नुकसान हुआ था। देश में विश्वास पैदा करने के लिए आवश्यक है और लोगों की जिम्मेवारी भी है ट्रांसपेरेंसी। पॉलिसी ड्रिवन गवर्नमेंट, इंडिविजुअल के व्हीम पर सरकारें नहीं चल सकती। सरकार नीतियों के आधार पर चलनी चाहिए, इस पर हमारा बल रहा है। पिछले दिनों चाहे कोयले की चर्चा हो, चाहे स्पेक्ट्रम की चर्चा हो, न जाने क्या क्या बातें उठी। अब तो मामले सारे कोर्ट में भी पड़े हुए हैं, लेकिन हम लोगों ने ट्रांसपेरेंसी पर बल दिया। उसका परिणाम ये है, कोयला ऑक्शन में हम गए 3.33 लाख करोड़, स्पेक्ट्रम में गए 1 लाख करोड़, हम FM रेडियो में गए। अभी अभी चल रहा है, शायद आप लोगों को ध्यान होगा, 6 अन्य मिनरल्स का, और अभी जो ऑक्शन में करीब 18,000 करोड़ रुपए क्रॉस करते हैं। ये एक कोशिश हमारी कि ट्रांसपेरेंसी, और मैंने उसके लिए उदाहरण लिए। अभी फोर्ब्स मैगजीन, उसने एक बात कही है हमारे जो ऑक्शन का जो परंपरा हमने शुरू की है उसके विषय में। फोर्ब्स मैगजीन कहता है, इंडिया हैज जस्ट कंडक्टेड इट्स फर्स्ट ऑक्शन ऑफ अ गोल्ड माइन। दिस इज एग्जैक्टली the right way to allocate the exploration and exploitation rights of such a natural resources. This is another one of those steps along the road to India becoming the much wealthier country it should be. अब वो जो गोल्ड माइन कहते हैं, उनकी पश्चिम की दुनिया में इनके लिए कोयला वगैरह को सबको वो गोल्ड माइन के रूप में माना जाता है। उस अर्थ में गोल्ड माइन लिखा है, हमारे यहाँ कोई सोना की खदानें नहीं दी गई है। फोर्ब्स मैगजीन ने आगे एक जगह पे अच्छी बात कही है, हमने जो प्रयास किया उसको उसने कहा है, एक ही वाक्य अच्छा अलग से मैं पढ़ना चाहूंगा। दिस इज द वे दिस मैटर शुड बी हैंडल्ड। मैं समझता हूं इसमें काफी कुछ आ जाता है। तो हमने गुड गवर्नेंस के अंदर दूसरा पहलू है गुड गवर्नेंस का, अकाउंटेबिलिटी। हमें मान के चले कि कुल मिलाकर के जो डिटोरिएशन आया है उसमें हम खबरों की स्पीड से चलते चले जा रहे हैं, पीछे की चीजें छूटती चली जा रही हैं। खबरें आती हैं जाती हैं, घटनाएं आती हैं जाती हैं, अकाउंटेबिलिटी का विषय छूट जाता है। हमने कोशिश की है कि अकाउंटेबिलिटी पर बल दिया जाए। मैं लगातार इन दिनों इंफ्रास्ट्रक्चर के रिव्यू कर रहा हूं। इस सदन के सभी माननीय सदस्यों को आश्चर्य होगा, 10-10, 20-20 साल से हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट लटके पड़े हुए हैं। क्या तो एनवायरमेंट वालों ने रोक दिया होगा, क्या कोर्ट कचहरी ने रोक दिया होगा, या स्थानीय कोई बॉडी होगी, छोटी नगर पालिका, उसने रोक करके बैठ गई होगी। और रुका हुआ है, क्यों रुका हुआ है कोई देखता नहीं, पूछता नहीं। इसी कारण, कभी फाइनेंशियल कारण भी रहे होंगे, लेकिन 10-10, 20-20 साल से रुके हुए प्रोजेक्ट्स, मैंने पिछले दिनों करीब 300 प्रोजेक्ट ना खुद ने रिव्यू किया, और उसकी वर्थ है करीब 15 लाख करोड़ रुपया। मैं इस सदन को नम्रतापूर्वक कहता हूं कि वो सारे छोटे संकटों में फंसे हुए ये 15-20 साल पुराने स्टॉल प्रोजेक्ट्स आज चालू हो गए हैं, गति बढ़ रही है। परिणाम गुड गवर्नेंस का तीसरा पहलू होता है डिसेंट्रलाइजेशन। इतना बड़ा देश, हम
सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म से नहीं चला सकते। जितनी बड़ी मात्रा में डिसेंट्रलाइज करेंगे, और इसलिए सरकार ने नीतिगत रूप से डिसेंट्रलाइज करने की दिशा में बड़े अहम कदम उठाए हैं। जैसे एनवायरनमेंट, हमने एनवायरनमेंट की हर परमिशन को दिल्ली ले आए, एक दफ्तर में ले गए, एक व्यक्ति के पास ले गए, और क्या परिणाम आया हम जानते हैं। क्या क्या बातें सुनी गई, क्या क्या बातें कही गई, किस पर क्या क्या लगा, सब मालूम है। हमने 10 रीजनल ऑफिसेस को स्ट्रेंथन किया और इन चीज़ों को वहीं पर, ताकि उनको वहाँ की समस्या का समझ है, वो जानते हैं चीज़ों को, उसको हमने किया। कुछ चीज़ें सरकार की, मैं तो हैरान हूँ, एक गांव के बीच में से रेल जा रही है, इधर से पानी उस तरफ ले जाना है तो पाइपलाइन डालने में 50 परमिशनों में वो अटके पड़े हुए थे और बिना पानी को एक इलाका तरसता था। ब्रिज बन गया है, दोनों तरफ रोड बनाना है, अटका पड़ा है। कभी दोनों तरफ रोड बन गए हैं, रेल वाले ऊपर ब्रिज डालने के लिए परमिशन नहीं दे। ऐसी छोटी छोटी चीजें हमने रेल, रोड, पाइपलाइन, बिजली ट्रांसमिशन, इसके लिए केंद्र के पास आना ही जरूरी नहीं, ऐसा कानून बना, व्यवस्था कर वहीं करो। इतना ही नहीं, हमने राज्यों के एनवायरमेंट क्लियरेंस के राइट्स बढ़ा दिए, राज्यों को अधिकार ज़्यादा दे दिए, ताकि वो भी, हम जितने जिम्मेवार हैं उतने भी राज्य के लोग जिम्मेवार हैं, और वो कोई देश को बर्बाद करना नहीं चाहते। अब जैसे सैंड, आज हमारे यहाँ नदी में से बालू, हाउसिंग कंस्ट्रक्शन में कितनी, हर नदी दिल्ली तक इंतजार करती है परमिशन मिले। हमने इसको राज्य ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दे दिया, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी उसको निर्णय करेगी और वो तय करेगी। ऑनलाइन प्रक्रिया की, ऑनलाइन प्रक्रियाओं को लोग देख सकते हैं। रेलवे के टेंडर पहले 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 रेलवे के सारे टेंडर प्रक्रिया यहां होती थी। आज हमने उसको जोनल जनरल मैनेजर के अंडर में डाल दिया, टेंडर प्रक्रिया वहीं से चल रही है, गति से चल रही है। पहले कैबिनेट अप्रूवल के लिए 300 करोड़ 500 करोड़ के प्रोजेक्ट भी कैबिनेट के अप्रूवल के लिए आते थे, इंतजार करना पड़ता था। हमने तय कर दिया, मिनिस्ट्री करेगी, 1000 करोड़ से ऊपर होगा तभी कैबिनेट में लाना है, उन कामों को आगे बढ़ाएं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हमने डिसेंट्रलाइजेशन के द्वारा इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। गुड गवर्नेंस की एक महत्वपूर्ण बात होती है इफेक्टिव डिलीवरी। अब जनधन अकाउंट की यहां चर्चा हो रही है। हमारे माननीय विपक्ष नेताजी ने भोपाल के अच्छे उदाहरण दिए। मैं गुलाम नबी जी का बहुत आभारी हूं कि जो एक विपक्ष ने करना चाहिए वैसा सटीक काम उन्होंने किया। भोपाल जिले में किस गांव में कौन जनधन अकाउंट से रह गया है और उसका रिकॉर्डिंग तक करके ले आए। होना यही चाहिए, तभी एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल बनेगी। और इस सदन के सदस्यों का यही काम होता है। ये मुद्दा मेरी सरकार तेरी सरकार नहीं होता है। और मैं मानता हूं ये सही दिशा का ये प्रयास है। उसमें तथ्य क्या है वो तो कल अरुण जी ने कह दिया, मैं तथ्य की चर्चा नहीं कर, मैं इस प्रयास को अच्छा मानता हूं, क्योंकि कभी कभार नीचे से व्यवस्था से खबर आ जाती है और मान लेते हैं, लेकिन विपक्ष सजग रहा, देखा और कितनी मेहनत की। सत्ता में इतनी मेहनत की होती तो जनधन अकाउंट का काम मुझे करना ही नहीं पड़ता। बाल की खाल उधेड़ी, बाल की खाल उधेड़ी। लेकिन फिर भी अच्छा किया साहब। आपने माइक्रोस्कोप लेकर के देखा
मोदी कह रहा है जनधन हो गया, देखो यार कहीं तो होगा कोई कोने में। बहुत माइक्रोस्कोप लेकर के निकले, लेकिन साहब आप इतने साल माइक्रोस्कोप नहीं, अगर बाइनोकुलर से भी देख करके काम किया होता तो आज ये मेहनत करने का मेरे जिम्मे ना। आज माइक्रोस्कोप लेकर के घूम रहे हो, अच्छा होता जब सत्ता में थे बाइनोकुलर से भी देख करके काम को निपटारा करने का प्रयास किया होता। और इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि हम इफेक्टिव डिलीवरी पर बल दें, वरना कभी जो लास्ट माइल डिलीवरी हमारे यहाँ चल, जो लोग सरकार में रहे उनको मालूम है, हमें उसमें जितना ही हम पुरुषार्थ करें करना चाहिए। हमारे सीताराम जी ने एक विषय छोड़ा था, उन्होंने कहा था कि ये टारगेटेड सब्सिडी के नाम पर अब सब्सिडी कम कर रहे हो। वैसे वो उनके नेचर का विषय नहीं है, लेकिन क्यों बोल दिया मुझे समझ नहीं आता है। क्योंकि लेकिन हो सकता है पॉलिटिक्स में कुछ चीजें करनी भी पड़ती हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं चंडीगढ़ शहर का। चंडीगढ़ शहर में ज्यादातर घरों में बिजली है, ज्यादातर घरों में गैस कनेक्शन है। उसके बावजूद भी चंडीगढ़ में 30 लाख लीटर केरोसिन जाता था, जबकि उनका कोई उपयोग उनको नहीं था। कुछ परिवार थे जिनके पास गैस नहीं था, शायद उनको उपयोग होगा। 30 लाख लीटर केरोसिन। हमने सोचा कि भाई जरा हम जाम योजना को लागू करें। सर्वे किया, आधार का उपयोग किया, गैस कनेक्शन का डाटा इकट्ठा किया। कुछ परिवार रह गए जिनके पास गैस कनेक्शन नहीं था, तो हमने एक अभियान चलाया है, आने वाले कुछ दिनों में शायद पूरा हो जाएगा। लेकिन इसका परिणाम यह हुआ कि 30 लाख लीटर केरोसिन जो कि जाता था और धन्ना सेठों के द्वारा बाजार में चला जाता था, मुड़ीपतियों के पास चला जाता था। ये पूंजीपति लोग उसका ब्लैक मार्केटिंग करते थे, डीजल में मिक्स करते थे, एनवायरनमेंट को बर्बाद करते थे। ये टारगेटेड सब्सिडी का परिणाम ये है कि ये जो धन्ना सेठ या पूंजीपति के लोगों के हाथ में 30 लाख लीटर केरोसिन जाता था, बहुत एक तो बंद हो गया, बाकी भी अब बंद हो जाएगा। और इसके कारण देश की करोड़ों रुपए की सब्सिडी बचेगी, देश की करोड़ों रुपए की सब्सिडी बचेगी। तीसरा देश को इंपोर्ट करने में भी राहत मिल जाएगी। कहने का हमारा तात्पर्य यह है कि हम जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस काम को जो हम कर रहे हैं, इस काम के संबंध में सब्सिडी सही व्यक्ति को मिले, नियम में जितनी मिलनी चाहिए उतनी मिले, समय पर मिले, उस दिशा में हमारा एक प्रयास है। ये रुपये बचाने का खेल नहीं है। एक व्यवस्था में ट्रांसपेरेंसी लाना नहीं, लीकेजेज बंद करने की, दलालों को निकालने का एक उत्तम प्रकार का प्रयास है। उसमें भी कुछ कमियां हैं तो ठीक करनी है, और आप लोगों का उसमें सहयोग मिलेगा, कहीं से कोई जानकारी मिलेगी तो उसको ठीक करने में सुविधा बढ़ेगी। तो मैं निमंत्रित कर देता हूं सबको कि ऐसी कोई बात ध्यान में आए तो जरूर सरकार के ध्यान में लाइए, ताकि हम इसको कर पाए। एक विषय है, माननीय हमारे गुलाम नबी साहब ने विषय निकाला स्किल डेवलपमेंट का। आपने कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने इसको शुरू किया था वगैरह वगैरह। वैसे हमारे देश में स्किल ये परंपरागत है, लेकिन हर सरकार ने किसी न किसी रूप में प्रयास किया। अब बात कहां जाकर के अटकती है? अब जैसे मान लीजिए आज हम गंगा सफाई करते हैं, यही पोल्यूशन है, तो स्वाभाविक से आपसे आवाज उठेगी ये तो हमने शुरू किया था।
सही बात है। श्रीमान राजीव गांधी जी ने इस पर बल दिया, शुरू किया। अब सवाल ये उठता है कि शुरू किया, उसकी क्रेडिट लेने के उत्साह में ये भी तो जवाब देना पड़ेगा कि 30 साल के बाद गंदी क्यों है। अगर शुरू किया था तो 30 साल के बाद गंगा गंदी क्यों है, क्या कमी रही। और इसलिए हर बार, ये तो हमारे समय हुआ था, ये उत्साह का अपना एक महत्व है। श्रेय लेने का प्रयास करने में कुछ बुरा है ऐसा नहीं है, ये आपका मन करेगा। देखिए, दुनिया में दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक वो जो कार्य करते हैं और दूसरे वे जो उसका श्रेय लेते हैं। आप इनमें से पहली तरह का व्यक्ति बनने का प्रयास करें, क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत कम है। ये बात श्रीमती इंदिरा जी ने कही थी। अब स्किल डेवलपमेंट देखिए साहब, 2008 में मैं मानता हूं स्किल डेवलपमेंट पिछली सरकार में जो चला, उसमें एक स्किल की मास्टरी आ गई और वो मास्टरी थी कमिटियां बनानी और कमिटियां बिखेरनी। उसमें मास्टरी आ गई, स्किल डेवलपमेंट वो हुआ। 2008 में पीएम्स नेशनल काउंसिल, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन बोर्ड, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कोऑपरेशन, फिर 2009 में नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट, कमेटियां पर अब मीटिंगें नहीं होती थी। एक कमेटी की मीटिंग शायद 2.5-3 साल के बाद अचानक ये कर ली गई थी, लेकिन वो भी इसलिए कर दी गई थी कि अगली मीटिंग कब करेंगे। और आखिरकार इतनी सारी कमेटियों के बाद 2013 में ये तय कर दिया गया कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी बनाई जाए और बाकी सब दुकानें बंद कर दी जाए। साहब, ये स्किल डेवलपमेंट का हाल था। स्किल डेवलपमेंट के विषय में आपका अज्ञान नहीं था, आपको ज्ञान था कि ये जरूरी है, देश में इतनी बड़ी संख्या में नौजवान है, करना चाहिए। लेकिन कभी कभार तो महाभारत याद आता है, जानमि धर्मम नच में प्रवृत्ति। ज्ञान तो बहुत था, लेकिन करना प्रवृत्ति नहीं थी। अब कौन क्या, ये मैं कहने का कर नहीं सकता। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 2014 में हमने स्किल डेवलपमेंट अलग मिनिस्ट्री बनाई। स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स के लिए कॉमन नॉर्म्स तय किए। स्किल इनिशिएटिव कंसिस्टेंट क्वालिटी हासिल करने के पर बल दिया गया। एनएसडीसी के तहत हमने 1.5 साल में 2.5 गुना उसमें बढ़ोतरी की। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन ITI हमने 1.5 साल के भीतर 20% उसमें इजाफा किया। पिछले 2 वर्ष में क्षमता 15,23,000 सीटों से बढ़कर के 18,65,000 कर दी गई। 20% हमने बढ़ोतरी की। 1,70,000 प्रति वर्ष जो तय होते थे उसमें हमने 53,000 और जोड़ दिए। 10th और 12th उसमें वोकेशनल एजुकेशन करीब 1200-1300 स्कूल में चलता था, आज उसको हमने एकदम से क्वांटम जंप लगा करके 3,000 पहुंचा दिया। 1.5 लाख अतिरिक्त छात्रों का लाभ उसके लिए हुआ। इंटरनेशनल मोबिलिटी, ये बात मान के चले कि 2030 वो समय आएगा जब दुनिया की नजर हिंदुस्तान के वर्कफोर्स पर रहने वाली है। हमने अभी से ग्लोबल स्टैंडर्ड का वर्कफोर्स तैयार करने की दिशा में हमने काम करना चाहिए। इंटरनेशनल मोबिलिटी को हमने बल देना चाहिए और उसके लिए ऑस्ट्रेलिया और यूके के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको मैच होते हुए कामों को हमने शुरू किया है और भी रिक्वायरमेंट के अनुसार उस स्टैंडर्ड को लेने की दिशा में हम काम करना चाहते हैं। अप्रेंटिसशिप,
किसी न किसी कारण से हमने अप्रेंटिसशिप को एक ऐसी अवस्था बना दी कि सब उद्योगकार व्यापारी दरवाजे बंद करके बैठ गए, किसी को घुसने ही नहीं देते। और किसी को भी नौकरी चाहिए तो लोग पूछते हैं एक्सपीरियंस है क्या, एक्सपीरियंस लेना जाता है तो दरवाजा बंद है। जब तक हम अप्रेंटिसशिप को बल नहीं देते, हमारे नौजवानों को एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा तो उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। और उसको ध्यान में रखते हुए हमने अप्रेंटिसशिप के ट्रेनी जो पहले 3,12,000 थे, एक 1.25 साल के भीतर 2,70,000 और उसमें जोड़ दिए, हमने वो व्यवस्था की। पहले हमारे यहाँ टारगेट होता था कितने बच्चों को तैयार किया, उसी को पूरा करने की दिशा में प्रयास था। हमने मार्केट में रिक्वायरमेंट क्या है, किस प्रकार के सिलेबस की जरूरत है, किस प्रकार की ट्रेनिंग की जरूरत है, उसका सर्वे किया और अकॉर्डिंग टू दैट हमने स्किल डेवलप किया ताकि जॉब के साथ उसको कनेक्ट किया जाए और उसको उसका काम मिला जाए। और उस दिशा में हमने प्रयास किया है। और मैं देख रहा हूं कि पिछले दिनों हमारे देश में जो मैन्युफैक्चरिंग को बल तो देना ही होगा, हम सब जानते हैं, कोई भी सरकार हो, भाषण के लिए हम कुछ भी कहें लेकिन देना पड़ेगा। और इसके कारण हमने एफडीआई पर बल दिया, एफडीआई में बढ़ोतरी हुई 48% करीब। हमने 2015 में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में 6 गुना बढ़ोतरी हुई है। 2015 में सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा हुआ है। हमारे मेजर पोर्ट्स 2015 में सबसे ज्यादा हैंडलिंग हुआ है। 2015 में सबसे ज्यादा कार उत्पादन हुआ है। 50 नई मोबाइल कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग के लिए आई है। ये सारी बातें स्किल और रोजगार के साथ जुड़ने वाली हैं और स्किल और रोजगार की दिशा में ये काम करने वाले हमारे प्रयास हैं। और उसका परिणाम ये होगा कि हमारे देश में रोजगार की संभावनाएं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 12 रैंक हम क्वांटम जंप लगाया है, हम ऊपर गए हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में हम 16 स्थान ऊपर गए हैं। मूडीज ने जो अपग्रेडेशन दिया हमारे लिए पॉजिटिव दिया है, जो ग्लोबल एनवायरनमेंट में भारत की साख को बढ़ाता है, भारत की ताकत की पहचान कराता है। एम्प्लॉयमेंट की चर्चा, स्किल डेवलपमेंट हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बढ़ावा हो, एक रोजगारी को लिए मानदंड के रूप में एक इंस्टीट्यूट को हमने मान्यता मिली हुई है, मॉन्स्टर एम्प्लॉयमेंट इंडेक्स। ये ऑनलाइन रिक्रूटमेंट के आधार पर एनालिसिस करता है। जनवरी 2016 में इंडेक्स 229 था। यह इंडेक्स 2014 में सिर्फ 150 था और आज आप देख सकते हैं कि 150 से बढ़कर के 229 इंडेक्स को हम प्राप्त कर गए हैं। हमने रोजगारी को बढ़ावा देने के लिए जो माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री है उसको हमने टैक्स के अंदर सुविधाएं दी हैं। स्टार्टअप को बल दिया है। 3 साल के लिए टैक्स में हमने रियायत दी है ताकि नौजवानों को स्टार्टअप के लिए मौका मिले। मुद्रा बैंक के द्वारा करोड़ों करोड़ों लोगों को हमने धन दिया है। जो पुराने थे उन्होंने एक्सपेंशन किया है। एक्सपेंशन के कारण उसको 1-2 लोगों को और रोजगार देने का उसको अवसर मिला है। और इसमें भी ज्यादा SC, ST और विमेन है। मुद्रा के लाभार्थी सबसे ज्यादा SC, ST, OBC एंड विमेन है। नए उद्योग जो लगेंगे उसके लिए हमने टैक्स को 25% पर रख दिया है और कोई बेनिफिट लेना अगर चाहता नहीं है तो ये बेनिफिट मिलेगा। एक महत्वपूर्ण निर्णय इस बजट में आपने सुना होगा। हम जो पूंजीपतियों की चर्चा करते हैं, जो लोग फर्स्ट यूपीए में सरकार का समर्थन करते थे और वो जो पूंजीपतियों का विरोध कर करके अपनी दुकान गाड़ी चलाते रहते हैं, आप देखिए हमारे देश में बड़े बड़े मॉल हो वो तो 7 दिन चल सकते हैं, लेकिन गांव के अंदर एक छोटा दुकानदार हो वो 7 दिन खुली नहीं रख सकता है।
हमने बजट में इस बार घोषित किया है कि छोटे दुकानदार भी 7 दिन चला सकते हैं, देर रात भी चला सकते हैं। इसका परिणाम ही आने वाला है, इसका परिणाम ही आने वाला है कि हर छोटा दुकानदार भी एक नए काम वाले को रखेगा। एक एक दुकान पर एक नए व्यक्ति के रोजगार की संभावना होने वाली है और उस दिशा में महत्वपूर्ण काम मैं समझता हूं आने वाले दिनों में रोजगार की दिशा में होने वाला है। चेयरमैन श्री, मैं आप थोड़ी किसानों के संबंध में बात करना चाहता हूं। जब हमने कहा कि क्यों न देश जिसमें किसान हो, प्रोग्रेसिव किसान हो, राज्य सरकारें हो, केंद्र सरकारें हो, हम सब मिलकर के, ये मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ इन शब्द प्रयोग को किया हुआ है, सब मिलकर के ये लक्ष्य क्यों न तय करें कि 2022 में किसान की इनकम डबल हो। रजनीताई सावकाश। बैठ जाइए। मैं प्लीज डोंट इंटरप्ट। प्लीज सिट डाउन। मनमोहन सिंह जी जैसा अर्थशास्त्री तो नहीं हूं, लेकिन जिस अवस्था में से पला बड़ा हूं तो गरीब किसानों के नजदीक से देखा है और इसलिए मुझे वो बड़ा ज्ञान तो नहीं है, लेकिन छोटी सी चीजों का पता है। अगर हम सही दिशा में प्रयास करें तो परिणाम। मैं एक हमारे देश में इस विषय के जानकार है श्रीमान MS स्वामीनाथन, उनका एक लेटेस्ट आर्टिकल का कोट मैं कहना चाहता हूं। Seeds have been shown for agricultural transformation and for attracting and retaining youth in farming. The dawn of a new era in farming is in sight. अब किसान की आय दोगुना हो सकती है कि नहीं हो सकती? हम किसान मतलब अगर हम सॉइल हेल्थ कार्ड के काम को लेकर के चले हैं, उसको अगर हम सफलता से लागू करें और किसान सॉइल हेल्थ कार्ड के एडवाइजर के अनुसार अपनी जमीन का उपयोग करना शुरू करें, प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, इनपुट कॉस्ट कम हो सकती है। आज किसान की मुसीबत ये है कि पड़ोसी ने अगर लाल डिब्बे वाली दवाई डाल दी तो उसको भी लगता है मैं लाल डिब्बे वाली दवाई डाल दूं। पड़ोसी ने अगर पीले डिब्बे वाली दवाई डाल दी तो वो भी पीले डिब्बे वाली दवाई डाल देता है। पड़ोसी ने इतने केजी यूरिया डाल दिया तो वो भी, उसकी जमीन उसके लिए योग्य है कि नहीं है, वो बेचारा उस पर। अगर हम कोशिश करें, हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, हमारे एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स, ये सारे लोग इसमें लगे और सॉइल टेस्टिंग का जो काम चला है उसको अगर खेती के साथ सीधा जोड़ करके हम आगे बढ़े, परिणाम ला सकते हैं। दूसरी बात, हमारे यहां हम टिम्बर इंपोर्ट करते हैं। अगर हम हमारे किसानों को, जहां उसकी जमीन की सीमा समाप्त होती है वहां वो 1-2 मीटर जमीन बर्बाद करता है, बाढ़ लगा देता है, 1 मीटर उधर वाले की जाती है, 1 मीटर इधर वाले की जाती है। अगर वो दोनों मिलकर के टिम्बर की खेती करें, पेड़ लगा दें, तो 15-20 साल में परमानेंट इनकम का सोर्स बन सकता है और जमीन को कोई नुकसान नहीं होने वाला है, जमीन को अतिरिक्त फायदा होने वाला है। उस दिशा में काम करते हैं। हम कृषि के साथ फिशरीज, पोल्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, मिल्क प्रोडक्शन, दूसरा वैल्यू एडिशन। इनकम बढ़ाने के लिए जरूरी नहीं है कि एग्रो प्रोडक्ट ही बढ़े, वैल्यू एडिशन से। अब अभी हमने एक निर्णय किया, कोका कोला कंपनी के साथ हमने दबाव डाला, उससे बातचीत की, लेबोरेटरी में टेस्टिंग करवाई। हमने आग्रह किया कि आप कोका कोला के अंदर
5% नेचुरल ऑरेंज जूस मिक्स करिए। और मुझे खुशी है कि अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ उनका एग्रीमेंट हुआ और विदर्भ के अंदर जो संतरा पैदा होता है वो संतरा अब कोका कोला के अंदर 5% मिक्स होगा, तो विदर्भ का किसान का संतरा बिकने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो हमारे किसान हमें वैल्यू एडिशन की दिशा में प्रयास करना होगा। और इसलिए अगर हम आलू किसान बेचता है तो कम कमाई होती है, लेकिन वेफर बना करके बेचता है तो ज्यादा कमाई होती है। हरी मिर्ची बेचता है तो कम कमाई होती है, लेकिन लाल मिर्ची का पाउडर बना करके बेचता है तो ज्यादा कीमत मिलती है। हम लोगों ने वैल्यू एडिशन पर बल देना शुरू किया है, जिसके कारण हमारे किसान की इनकम में बढ़ोतरी होना पूरी तरह लाजमी है। उसी प्रकार से ब्लू इकोनॉमी, हमारे जो सागर खेडू है, जो हमारे फिशरीज में हमारे फिशरमैन लगे, हमारे समुद्री तट पर सीवीड की खेती पूरी संभावना है। आज दुनिया में फार्मास्यूटिकल के मैन्युफैक्चरिंग में बेस मटेरियल के लिए सीवीड बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरा है। हमारे फिशरमैन के परिवार समुद्री तट पर आराम से सीवीड की खेती कर सकते हैं और वो सीवीड की मार्केटिंग और हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को हम टाई अप करें, हमारे फिशरमैन की इनकम भी हम बढ़ा सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हम जो सोचते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हम किसानों की आय बढ़ा नहीं सकते, ये निराशा का कोई कारण नहीं है। अगर हम वैज्ञानिक तरीके से उसी प्रकार से नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, आज नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के द्वारा ई प्लेटफॉर्म के द्वारा किसान अपने गांव में बैठ करके ये तय कर सकता है कि अगर महाराष्ट्र के अंदर उसकी पैदावार की कीमत ज्यादा है, वहां बेच सकता है। 14 अप्रैल बाबा साहब आंबेडकर की जन्म जयंती पर ये सरकार इसको लॉन्च करने जा रही है। किसान अपनी जहां ज्यादा कीमत मिलेगी वहां मार्केट में जाने के लिए उसको सुविधा मिलने वाली है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम किसान की आय, हमारे यहां दुनिया में हनी का बहुत बड़ा मार्केट है, लेकिन भारत में हमारे कृषि क्षेत्र में हनी बी को वैज्ञानिक तरीके से कोई प्रयास नहीं हुआ, रजिस्ट्रेशन तक अवेलेबल नहीं है। हमने इसका बल दिया है। अगर उस पर हमारा किसान काम करता है और हनी बी को बिगड़ने का सवाल नहीं होता है, लंबे अरसे तक रहता है, हमारे किसान की इनकम में वो अतिरिक्त बढ़ोतरी कर सकता है। हमने किसान की इनकम बढ़ाने के लिए और पहलुओं पर बल देने की दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। चेयरमैन श्री, यहां पर स्वच्छता की चर्चा हुई और ये कहा गया कि भाई ये काम तो हमारे समय भी चलता था। हमने किसी चीज की बात नहीं कही है, ये सब आप ही की देन है जी। हम कभी क्लेम नहीं करते हमारी देन है, आप ही की देन है कि आज हमको दिन रात मेहनत करके स्कूलों में 4 लाख टॉयलेट बनाने पड़े। आपने अगर बना करके दिया होता तो काम हमारा काम हो जाता। और इसलिए कोई ये नहीं कहता, कहने का तात्पर्य समस्याएं पुरानी है, समस्याएं नई नहीं है। समस्याओं का समाधान करने के प्रयास अविरत चले हैं। हर किसी ने अपने अपने समय उसमें कुछ न कुछ जोड़ने का प्रयास किया है। उस समय की स्थिति के अनुसार, अवेलेबल रिसोर्सेज के अनुसार हमने भी एक प्रयास किया है और ये खुशी की बात है। देखिए 1986 में सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम आया था, तब से लेकर के रिकॉर्ड पर इन चीजें अवेलेबल है। उसके बावजूद भी हम अभी तक परिणाम प्राप्त नहीं कर सके। परिणाम प्राप्त करना है तो हमने जन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। और मैं आज इस बात को संतोष के साथ कह सकता हूं कि आज स्वच्छता ये जन आंदोलन बनने की दिशा में जा रहा है। हमारी संसद ने देश आजाद होने के बाद कभी भी स्वच्छता पर डिबेट नहीं की थी। पहली बार इस देश में पार्लियामेंट ने 2-2, 3-3 घंटे तक स्वच्छता पर चर्चा की। हो सकता है सरकार की आलोचना हुई होगी, लेकिन कम से कम इस सदन के लोग, उस सदन के लोग इस बात पर सेंसिटाइज हुए हैं कि अब इसको ऐसे नहीं रहने देना चाहिए, बदलना चाहिए।
एक अच्छा माहौल बन रहा है। हम सब उसको बल कैसे दें उस दिशा में सोचें। कोई दावा नहीं करता है कि हम ही लाए हैं, जो है उसको हमारे बाद कोई आएंगे तो वो उसको इंप्रूव करेंगे, उनके बाद कोई आएगा और इंप्रूव करेंगे, और हो सकता है कि स्थिति ऐसी है कि करना न पड़े, वो जन सामान्य का विषय बन जाए, लेकिन हमें करना होगा। और जब तक हम इसको नहीं करेंगे, हमने अभी शहरों की एक चैलेंजिंग मोड में कंपटीशन शुरू किया है। उसका परिणाम ये आया है, अर्बन मिनिस्ट्री कर रही है, आज शहरों में उस शहर की इलेक्टेड बॉडी पर दबाव बढ़ रहा है कि भाई उन 3 में तुम्हारा नाम क्यों नहीं, हमारे शहर का नाम क्यों नहीं है। मैं बनारस का एमपी हूं, बनारस के नागरिक बनारस म्यूनिसिपैलिटी पर दबाव डाल रहे हैं कि भाई क्या बात है, ये स्वच्छता के अंदर बनारस क्यों नजर नहीं आ रहा है। जनता का प्रेशर बढ़ रहा है, ये बढ़ना चाहिए, ये बढ़ना चाहिए। और मैं तो चाहता हूं आप भी जहां जहां हो, आप भी ये प्रेशर बढ़ाइए, सरकार को मजबूर कीजिए, सभी इलेक्टेड बॉडीज को मजबूर कीजिए। हम स्वच्छता को हमारे देश हित का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम माने। महात्मा गांधी का जो सपना था 2019 में पूरा करना हम सबका दायित्व क्यों नहीं हो सकता। इस सरकार उस सरकार का नहीं हो सकता है। मेरे सभी माननीय सदस्यगण, ये हम सबका होना है। मैं देख रहा हूं मीडिया हाउस दुनिया भर के विषय में हमारी आलोचना करते हैं, सरकारों की आलोचना करते हैं। ये एक विषय ऐसा है कि देश का मीडिया पार्टनर बना है। कहीं ना कहीं मीडिया के लोग इस काम को कर रहे हैं, खुद कार्यक्रम कर रहे हैं, खुद उसको प्रमोट कर रहे हैं। इसको एक हम सबका कार्यक्रम बनाएंगे तो देश की और देश को टूरिज्म बढ़ाने के लिए काम आएगा। और स्वच्छता जो पूंजीपतियों का विरोध करते हैं उनके लिए तो सबसे पहले करने जैसा काम है, क्योंकि WHO का रिपोर्ट कहता है, इंटरनेशनल एजेंसी का रिपोर्ट कहता है कि गंदगी के कारण गरीबी में जीने वाले परिवारों को सालाना एवरेज 7,000 रुपया दवाई में खर्च होता है। अगर ये उसकी बीमारी जाए इसके कारण कितनी बड़ी सेवा होगी। और मैं मानता हूं ये काम ऐसा है जो हमने किसी भी प्रकार की वनपमेंट सिवाय जिन्होंने किया है उससे हम आगे बढ़ाएं, जितना किया है उसको और अधिक करें। इस रूप में हम करेंगे तभी इस देश को। अभी मैं छत्तीसगढ़ गया था, मैंने एक मां के पैर छुए, आदिवासी मां, पढ़ी लिखी है, 90+ उम्र है। उस मां ने अपनी 3 बकरियां बेच करके टॉयलेट बनाया। उस गांव में वो पहली महिला थी जिसने टॉयलेट बनाया। हम लोगों के लिए इससे बड़ा इंस्पिरेशन क्या हो सकता है। और इसलिए मैं चाहूंगा इसको सरकारी कार्यक्रम, पक्ष का कार्यक्रम, ये सरकार वो सरकार की सीमाओं में न बांधे, उसको देश हित के लिए सोचें। और उसको अगर हम बनाएंगे तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा होगा। कल हमारे सीताराम जी जो उनका बेसिक फिलॉसफी है उसको कल प्रकट कर रहे थे कि इतने एग्जाम्पशन दिखना फला, पता आंकड़ा कहाँ से लाए वो तो भगवान जाने। हाँ, वो आंकड़ा मैं ढूंढा, मुझे मिला नहीं, मुझे बाद में दिखा देना जी वो आंकड़ा। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, मैं वो आंकड़े की जरा बताना चाहता हूं। ये जो टैक्स एग्जाम्पशन है, जरा हम देखें, $10,350 करोड़ रुपए एग्जाम्पशन, किसमें? दाल और सब्जी में। क्या हम उसका विरोध करेंगे? 5800 करोड़ रुपया एग्जाम्पशन, किसके लिए? चीनी के लिए। शरद राव के बगल में बैठे, शास्त्र समझा देंगे आपको। 19,120 करोड़ रुपये एग्जाम्पशन, किसके लिए? जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, उनके उद्योगों के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए। क्या हम उसका भी विरोध करेंगे क्या? मैं समझता हूं कि कभी कभार बारीकियों में जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे जो जिन बातों को लेकर के आपको चिंता हो रही है, यही सरकार है। कल अरुण जी ने बड़े विस्तार से बताया, और फाइनेंस की चर्चा होगी तो बताएंगे कि हमने टैक्स किस पर लगा रहे हैं और टैक्स से मुक्ति किसको दे रहे हैं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और इसके लिए
और जो चीजें हमें विरासत में दी है, कभी आपने बाहर से समर्थन करके सरकारें चलाई, उसने जो विरासत में दी है, आज उसी को सफाई करने में हमारा दम उखड़ रहा है। और इसलिए मैं समाप्त करने से पहले एक मशहूर शायर निदा फाजली की जो बात है, अभी अभी उनका स्वर्गवास होगा, उनकी बात कह करके मेरी बात मैं समाप्त करूंगा। सफर में धूप तो होगी, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी है भीड़ में, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है। तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता। मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो। मुझे गिरा के तुम संभल सको तो चलो। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। कुछ ख्वाब, चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौने से तुम भी बहल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। बहुत बहुत धन्यवाद। Find us on Facebook at facebook.com/etnow and don't forget to click the like button. You can also follow us on Twitter at etnowlive. To stay updated with all our programming, hit the subscribe button on our YouTube channel by logging on to youtube.com/user/etnow.